हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न ई स्पॉट चैनल। तो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे अपना पार्ट नंबर 7। 1 से लेकर 6 तक गाइस सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और उन सभी का लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देन प्लीज डू वॉच ऑल द वीडियो सीरीजेस ऑफ पार्ट 1 to 6, देन यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड मोर मच अबाउट द पार्ट नंबर 7। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स हैं, ये जितनी भी हम लोग वीडियोस जो शूट कर रहे हैं, ये एसबीआई क्लरिकल एग्जाम्स को लेकर मोस्टली फोकस है और इसी के साथ साथ आगे जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स आने वाले हैं उन सभी के लिए स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सीरीजेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। और इन सारे वीडियोस के जो पीडीएफ्स हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग लर्न ई स्पॉट के नाम से, और जो कि डिस्क्रिप्शन में भी जिसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारे पीडीएफ्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो गाइस आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है, बैंक्स इन अवर कंट्री नॉर्मली पब्लिसाइज दैट एडिशनल इंटरेस्ट रेट इज अलाउड ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स ऑफ। ठीक है, तो टर्म डिपॉजिट्स जो करते हैं उनके लिए एडिशनल इंटरेस्ट किसके लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है हमारे पास सीनियर सिटीजन्स। तो सीनियर सिटीजन्स अगर टर्म डिपॉजिट्स करते हैं यानी 5 साल के लिए या 10 साल के लिए पैसे जमा करते हैं तो उनको एडिशनल इंटरेस्ट रेट मिलता है। मान लीजिए अगर वो 7.5% नॉर्मल सिटीजन्स के लिए मिल रहा है तो उनको 1%, 8.5% ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, Which of the following organization has established a fund known as Investor Protection Fund? तो निम्नलिखित में से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किसने गठन किया था? तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो ये फंड क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो क्या होता है कि जो क्लेम करते हैं कंपनियां, इन्वेस्टर्स का जो पैसा ना डूबे तो इन्वेस्टर्स क्लेम कर सकें। अब किसके अगेंस्ट क्लेम कर सकें? ब्रोकर्स के अगेंस्ट। ब्रोकर कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो वो अगर डिफॉल्ट कर जाते हैं तो उनके अगेंस्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्लेम कर सकें, इसके लिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड का गठन किया गया और ये किसका हिस्सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज आईएमएफ हैज सपोर्टेड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडिया? किस सपोर्ट के बेसिस पर मॉनेटरी पॉलिसी का गठन किया गया? तो अब सबसे पहले आप समझ लीजिए, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है और उसी के साथ इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ठीक है, अब ये क्यों बनाया गया, क्यों सपोर्ट करता है? बिकॉज ऑफ द टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सीआरआर एंड एसएलआर मेंटेनेंस इज ऑन द। सीआरआर और एसएलआर दोनों के बारे में हमने बता चुके हैं अपने वीडियो अभी तक 1 से लेकर 6 पार्ट में, तो आप लोग जाके वहां जरूर देखिएगा उन वीडियोस को। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि किस बेसिस पर इनका मेंटेनेंस किया जाता है? तो एनडीटीएल। एनडीटीएल का फुल फॉर्म होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बेसिस पर सीआरआर और एसएलआर का मेंटेनेंस किया जाता है। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को अपने पास कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट रखना पड़ता है, वो सीआरआर और एसएलआर के फॉर्म में होता है। प्लीज गाइस 1 से लेकर 6 तक के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द टर्म्स ऑफ द स्ट्रिप द फर्स्ट लेटर एस डिनोट्स। अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रिप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? स्ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है सेपरेट, मैं पूरा नहीं लिखूंगा गाइस, ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूं, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। तो एस का जो डिनोशन होगा वो किससे होगा? हमारे पास सेपरेट से होगा। काफी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, देन इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ या फिर कब उसको नेशनलाइज या राष्ट्रीय किया गया? तो आप लोग याद रखिए 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया है आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when the loan is granted for the purchase of white good it is called। अब white good समझ लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, हाउस होल्ड अप्लायंसेस होते हैं, उन सबको व्हाइट गुड्स बोलते हैं। अब इसके लिए जैसे मान लो आपको टीवी परचेस करना है, आपको एसी परचेस करना है, अगर आपको इसके लिए लोन लेना पड़ेगा तो इस प्रकार के लोन को बोलते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। जैसे कि बजाज फाइनेंस, ठीक है, एलआईसी, ये सब इस प्रकार के छोटे छोटे लोन्स देती हैं, या फिर एविवा, ठीक है, कोटेक, ये सारे बैंक्स जो हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी। लिक्विड मनी का पहले मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कैश है, ठीक है, अब कैश है, आप तुरंत जाके उसको खर्च कर सकते हो। अगर आप खर्च कर सकते हो उसको, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि लिक्विड है, वो आपके पास वो जो पैसा है वो क्या है? लिक्विड। तो इसका आंसर हो जाएगा M1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? M1। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मनी। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, M1, M2 और M3।
हमारे बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में इन सारों को डिटेल्ड में समझाया गया। देन डू वाज द सीरीज ऑफ द बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूं कि M1 क्या होता है। M1 आपका लिक्विड मनी होता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है या फिर डिमांड डिपॉजिट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस बेसल नॉर्म्स के ऊपर। बेसल नॉर्म के ऊपर भी पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में, तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो सीरीज ऑन जिसमें सारे हम बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के बारे में भी समझा हुआ है हम लोगों ने। तो यहाँ पर बेसल 2 के पूछ रहा है, कह रहा है 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, बताइए कौन-कौन से वो 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो पहला तो आंसर हो गया 3 पिलर्स होते हैं या 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब पूछ रहा है कौन-कौन से होते हैं अगर, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट पहला पिलर होता है हमारा। दूसरा होता है सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस, और तीसरा होता है हमारा मार्केट डिसिप्लिन। थर्ड वन इज मार्केट डिसिप्लिन। तो याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि बेसल 3 के जो 3 नॉर्म्स है, बेसल 2 के 3 जो पिलर्स हैं वो कौन-कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड्स द वैल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ बैंक्स नोट टू बी प्रिंटेड ऑन व्हाट बेसिस। कौन डिसाइड करता है कि कितने बैंक नोट छपेंगे हमारी भारत की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। तो आरबीआई जो होता है वो डिसाइड करता है कितने नोट प्रिंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफआरबीएम का फुल फॉर्म बताइए। अब देखिए, अगर आपका बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, ये सब है, तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछेगा। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम देते हैं, आरबीआई का, ठीक है, नाबार्ड का, सेबी का, ठीक है, इन सब के अगर एग्जाम्स देते हैं आप लोग, तो एफआरबीएम एक्ट के बारे में पूछता है आपसे। ठीक है, तो अगर आप लोग इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन फुल फॉर्म ही सफिशिएंट है, लेकिन अगर इस एग्जाम के बारे में बात करें तो पूरा एफआरबीएम एक्ट आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो एफआरबीएम एक्ट का जो फुल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी देखिए इस एक्ट के अंतर्गत बेसिकली किया क्या गया, मैं पूरा तो डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट एक शॉर्ट क्रिस्प समझ लीजिए क्या कि फिजिकल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया जाए, हाउ टू कंट्रोल द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द कंट्री, हाउ टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट, हाउ टू मैनेज द बजट, बजट को रेगुलेशंस कैसे किया जाए, हाउ टू इंप्रूव द मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कैसे सही किया जाए। ठीक है, दो तरीके के एस्पेक्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो का मतलब होता है जब हम पूरी ओवरव्यू इकोनॉमी को देखते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक जो होती है वो एक इंडिविजुअल के बेसिस पे होती है या एक फर्म के बेसिस पे होती है। ठीक है, एफआरबीएम एक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, आगे एग्जाम्स में काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफिसेस आर लोकेटेड। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक के हेडक्वार्टर्स भी हैं और ऑफिसेस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवाईसी का पर्पस क्या है। केवाईसी कई बार वीडियो सीरीज में बता चुके हैं, नो योर कस्टमर। इसका बेसिकली पर्पस होता है इट इज यूज्ड फॉर कस्टमर आइडेंटिफिकेशन एंड इट इज यूज्ड अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल की पहचान हो गई किसी बैंक को, तो वो उसके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और किस बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस सब का जो डिटेलिंग रहता है उस बैंक के पास मेंटेन रहता है। तो केवाईसी इज मच रिक्वायर्ड फॉर द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का कौन मेंबर नहीं है, तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS। ठीक है, जो बेसल नॉर्म्स निर्धारित करता है। ठीक है, बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो BIS नहीं है, बाकी IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये तीनों अंग हैं किसके, वर्ल्ड बैंक के। डेविड मलपास इसके चेयरपर्सन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास A financial contract that derives its value from the another asset or an index of asset values is known as derivative। डेरिवेटिव को आपको समझाता हूँ। डेरिवेटिव के एक्चुअली बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे फ्यूचर होता है आपका, ठीक है, स्वैप्स होते हैं, तो ये डेरिवेटिव्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब डेरिवेटिव समझ लीजिए क्या होता है। मान लीजिए ये राम है, ठीक है, और ये श्याम है। अब राम बनाना चाहता है साइकिल, ठीक है, और ये श्याम है, इनकी स्टील की फैक्ट्री है। तो साइकिल ये मान लीजिए 50 साइकिल्स बनाना चाहता है, लेकिन इसको अभी चाहिए 50 टन स्टील। ठीक है, स्टील की जरूरत होती है साइकिल बनाने के लिए, तो अब इसको स्टील चाहिए। अब ये गया शाम के पास कि भाई मुझे स्टील चाहिए, मुझे 50 टन स्टील चाहिए, आप मुझे दे दो, लेकिन मैं अभी आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि इन फ्यूचर जितने की भी स्टील होगी मैं उस हिसाब से आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये श्याम जो है वो क्या सोचेगा, दोनों के ही दिमाग में एक बात आएगी क्या, कि श्याम सोचेगा अगर मान लो उसके प्राइस घट गए स्टील के तो मुझे तो घटे हुए प्राइस के मिलेंगे, और राम क्या सोचेगा अगर उस स्टील के प्राइस बढ़ गए तो मुझे बढ़े हुए प्राइस देना पड़ेगा उसका। तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही बोलते हैं डेरिवेटिव्स। उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, और उसमें एक सर्टेन वैल्यू डिसाइड कर ली जाती है। पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, फ्यूचर और स्वैप्स भी है इसके अंदर, पार्ट है इसके टाइप से, तो उसको डिटेल में आप लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्ड इज फ्री फ्रॉम द क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क किसके अंदर नहीं होता है, तो डेबिट कार्ड के अंदर कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which of the following cooperative banks is considered as the first cooperative bank in India।
अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक। अन्योन्या कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका वो फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक था जिसको आरबीआई के द्वारा सेकंड शेड्यूल में निर्धारित करा गया था। दूसरी चीज ये है कि ये बैंक जो है वडोदरा में सिचुएटेड था। इट इज सिचुएटेड इन वडोदरा, गुजरात, और ये 2008 में इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन रिफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ द मनी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द की मेजर ऑफ द इन्फ्लेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में इन्फ्लेशन किसके तौर पर निर्धारित किया जाता है? याद रखिए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। दो तरीके के इंडेक्स होते हैं, CPI और WPI। WPI होलसेल को मेजर करता है जबकि CPI कंज्यूमर के कंजप्शन को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज मतलब होता है प्रतिज्ञा, इंग्लिश में अगर हम साइनोनिम में बात करें, लेकिन यहाँ पर प्लेज का जो मतलब होता है वो होता है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। आप मान लीजिए किसी से उधार लेते हैं, कोई ए पर्सन है, आप इससे उधार लेते हैं, तो आप इसको एक प्लेज प्रोवाइड करेंगे, एक कागज देंगे प्लेज का, और बोलेंगे एज अ सिक्योरिटी मैं आपके पास कुछ रख रहा हूँ और आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, ये आंसर शीट है हमारे सारे क्वेश्चंस की। डू वॉच अवर वीडियो सीरीज, और आंसर शीट भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। उसी के साथ गाइज इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न ई स्पॉट पर अवेलेबल है। तो आप लोग हमारे चैनल को तो यूट्यूब सब्सक्राइब करिए ही, और लर्न ई स्पॉट चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको वहां पर हम लोग जो पजल, क्वांट, करंट अफेयर्स एज वेल एज वोकैब के जो डेली फ्लायर्स डालते हैं, डेली PDFs डालते हैं, वो आप तक अवेलेबल हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट स्कीम की सीरीज चल रही है, ठीक है, वो भी आप तक पहुंचेगी। तो काफी सारे फायदे हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए, और यूट्यूब जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। इसी तरीके का प्यार बनाए रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।